मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, ई क्लासेज के माध्यम से पिछले दिनों हमने स्नातक प्रतिष्ठा और सब्सिडियरी के छात्रों को राज्य व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा की थी। राज्य व्यवस्थापिका के अंतर्गत विधान परिषद के संगठन, उसके सदस्य की योग्यता, उसकी अर्हता, विधान परिषद के अधिकार और कार्य और विधान परिषद की उपयोगिता के बारे में हमने आपके समक्ष विस्तार से चर्चा की थी। उसी कड़ी में आज हम विधानसभा के बारे में आपके समक्ष चर्चाएं करूंगा। हम जानते हैं कि राज्य का विधानमंडल एक सदनीय भी हो सकता है या द्विसदनीय भी। भारत देश में जहां सभी राज्यों में एक जैसी स्थिति नहीं है, कहीं पे एक सदनीय व्यवस्था है तो कहीं पे द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन है। आपको बता दें कि जो स्थान केंद्र में लोकसभा को प्राप्त है, वही स्थान राज्यों में विधानसभा को प्राप्त है। हमने पिछले क्लासों में आपके समक्ष लोकसभा के बारे में भी विस्तृत चर्चा की थी। उसे यदि आप आज ध्यान में रखें तो विधानसभा को जानने में ज़्यादा सहूलियत होगी। लोकसभा की तरह ही राज्यों में यह कानून निर्माण करने वाला सदन है। विधानसभा जनता का प्रतिनिधि सभा है। राज्य की मंत्री परिषद इसी सभा के प्रति, मतलब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक सदनात्मक विधानमंडल वाले जो राज्य हैं, वहाँ विधानसभा ही सर्वोच्च होती है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसलिए विधानसभा को वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। जब हम विधानसभा के संगठन की तरफ ध्यान दें, उसके बारे में चर्चा करें,
तो हमें यह ध्यान रखना है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या भारत के सभी राज्यों में एक समान नहीं है। विभिन्न राज्यों में इसके सदस्यों की संख्या अलग अलग है, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो हम यह सोच सकते हैं कि जितने बड़े राज्य होंगे, जिसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होगी। जहाँ की जनसंख्या कम होगी, वहाँ के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम होगी। पर हमारे भारतीय संविधान ने विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या तय कर दी है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 500 से ज्यादा तथा 60 से कम नहीं होनी चाहिए। यह हमारा संविधान के द्वारा निर्धारित है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। अठारह वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों को चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य का निर्वाचन होता है। निर्वाचन क्षेत्र का आधार यह रहता है कि प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 75,000 की जनसंख्या हो। लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर इस 75,000 की आबादी की न्यूनतम संख्या में छूट दी गई है। जैसे असम के कुछ जिले, मणिपुर, त्रिपुरा के विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए 75,000 आबादी की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा विधानसभा में भी पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ स्थानों को सुरक्षित जनसंख्या के आधार पर कर दिए जाते हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों
के लिए यह स्थान सुरक्षित होते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं होता है तो उस राज्य के राज्यपाल इस समुदाय से, मतलब एंग्लो इंडियन समुदाय से कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता के लिए भी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इन योग्यताओं में वही सदस्य हो सकते हैं जो भारत के नागरिक हों, जिनकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, वो संसद या विधान मंडल द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हों, वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर न हो, जो व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत हो, पागल हो या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या विदेशी राज्यों की नागरिकता यदि वह स्वीकार कर चुका हो तो वह विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। अब हम विधानसभा की अवधि, अधिवेशन और उसके कोरम गणपूर्ति के बारे में आपके समक्ष चर्चा करना चाहेंगे। विधानसभा की जो मूल अवधि है वह हमारे भारतीय संविधान के अनुसार 5 साल है। 5 साल के बाद पुनः यह अस्तित्व में आती है। 5 साल की अवधि के उपरांत यह स्वतः समाप्त हो जाती है। पर आपातकाल की स्थिति में हम देखेंगे तो कानून के द्वारा इस अवधि को 1 साल के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। यह अवधि आपातकाल की उद्घोषणा के समाप्ति के 6 माह के बाद नहीं बढ़ाई जा सकती। राज्यपाल जो है वह विधानसभा की अवधि को पहले भी भंग कर सकते हैं। विधान सभा के अधिवेशन का जहां तक प्रश्न है, 1 साल में इसके 2 अधिवेशन का होना आवश्यक है। प्रथम अधिवेशन की समाप्ति और दूसरे अधिवेशन के प्रारंभ के बीच में
6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा को आहूत करता है, पहली बैठक को बुलाता है और इसे स्थगित करता है। विधानसभा के बैठक में जो कोरम होता है, जो गण पूर्ति होती है, उसके लिए कम से कम 101/10 मतलब जितने सदस्य हैं उनका 10वां भाग की उपस्थिति आवश्यक है, या कम से कम 10 सदस्य की उपस्थिति जरूरी है। विधानसभा जो है वह इस कोरम गणपूर्ति की संख्या में कभी भी परिवर्तन कर सकती है, कभी भी कोई कानून बना सकती है। विधानसभा की जब हम चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत पदाधिकारी भी आते हैं। उन पदाधिकारियों में 2 पदाधिकारी महत्वपूर्ण हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। विधानसभा अपनी प्रथम बैठक में ही इन पदाधिकारियों का चुनाव कर लेती है। अध्यक्ष, जिसे हम अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं, यह पद भी लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष से मिलता जुलता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 सालों का होता है, परंतु यदि नई विधानसभा द्वारा नए अध्यक्ष के निर्वाचन तक वह अपने पद पर बना रहता है। विधानसभा का अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी उपाध्यक्ष को संबोधित कर और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित कर अपने पद से पदत्याग कर सकते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे अपने बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा भी इन्हें अपने पद से हटा सकते हैं, पर इनको हटाने के लिए ऐसे प्रस्ताव को विधानसभा में लाने के लिए 14 दिन के पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन राज्य की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष को बहुत सारे कार्य होते हैं। उन कार्यों में
वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विधानसभा में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, वह कार्रवाइयों के लिए समय को निर्धारित करता है, वह सदस्यों के प्रश्नों तथा प्रस्तावों को रखने की अनुमति देता है, विभिन्न कार्रवाइयों का क्रम और उन पर होने वाले भाषणों के लिए समय का निर्धारण मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है, विवादास्पद प्रश्न आते हैं, उस समय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। यदि विधानसभा में कुव्यवस्था हो, अशांति की स्थिति हो, तो वह सभा का कार्य जो है वह स्थगित कर सकता है या निलंबित कर सकता है। अध्यक्ष अपने अधिकारों का प्रयोग कर किसी भी सदस्य को सदन से बाहर निकाल सकता है, उसकी सदस्यता को निलंबित कर सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष ही विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। विधानसभा का स्पीकर धन विधेयक के संबंध में निर्णय लेता है। विधानसभा में कार्रवाइयों के अधीन ऐसे शब्दों को निकलवा सकता है जो अध्यक्ष की नज़र में असंसदीय हो, अशिष्ट हो। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष की भांति ही विधानसभा के अध्यक्ष को अधिकार प्राप्त है पर यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि विधानसभा का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष की तरह आदर और गौरव सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। विधानसभा के इन पदाधिकारियों के बाद विधानसभा के कुछ अधिकार और कार्य भी प्राप्त हैं। विधानसभा राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन होता है, इसलिए राज्य के प्रशासन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी शक्तियां वास्तविक होती हैं, क्योंकि यह प्रतिनिधि सभा होती है। विधानसभा की शक्तियों को हम जब देखते हैं, उस पर नज़र डालते हैं, तो प्रमुख स्थान
विधायी शक्तियों के रूप में हमारे सामने आता है। विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानसभा को बहुत ही व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन विषयों पर विधानसभा कानून बना सकती है। विधानसभा समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची पर वह ऐसे कानून का निर्माण करती है जो संसदीय विधि के विरुद्ध न हो। यदि ऐसे वर्णित विषयों में समवर्ती सूची में वर्णित विषयों में विधानसभा द्वारा जो निर्मित कानून है उस पर यदि राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी संसदीय विरोधी कानून होने के बावजूद राज्य विधानमंडल द्वारा जो निर्मित कानून हैं वही मान्य होते हैं। राज्य विधानमंडलों में जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है वहां पे साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। विधान परिषद साधारण विधेयकों को पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने और 1 महीने तक ही रोक सकती है, जिसकी चर्चा हमने पिछले दिनों ई लर्निंग क्लासेस के माध्यम से विधान परिषद के व्याख्यान में आपको बताया था। ऐसी परिस्थिति में विधानसभा को ही वास्तविक रूप से विधायी शक्ति प्राप्त है। वित्तीय मामले में विधानसभा को राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि वित्त विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष ही वित्त विधेयक के रूप में अंतिम निर्णय देते हैं। यदि विधान परिषद को हम देखें तो वह ज़्यादा से ज़्यादा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक ही रोक सकती है। 14 दिनों के अंदर यदि विधान परिषद वित्त विधेयक को विधानसभा को नहीं लौटाती है तो उसे उसी रूप में पारित समझ लिया जाता है। विधानसभा बजट पारित करती है, राज्य विधानसभा को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी प्राप्त हैं। संविधान के अनुसार राज्य कार्यपालिका
राज्य कार्यपालिका का मतलब मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। जब तक मंत्रिपरिषद को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर बनी रहती। मंत्रिपरिषद के सदस्यों से विधानसभा के सदस्य प्रश्न पूछते हैं, पूरक प्रश्न पूछते हैं। मंत्रिपरिषद के खिलाफ विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। विधानसभा निंदा प्रस्ताव के द्वारा, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। विधानसभा को इन कार्यों के अतिरिक्त राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का भी अधिकार है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधान सभा और विधान परिषद में जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम पाते हैं कि कुछ में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। जहाँ पे जिन राज्यों में दोनों सदन हैं वहाँ पे समानताएं के रूप में हम देखते हैं, हम जानते हैं, ऐसी व्यवस्था है कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकते हैं। दोनों सदनों के अपने अपने पदाधिकारी होते हैं। दोनों सदनों को राज्यपाल संबोधित करते हैं और दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राज्यपाल बुला सकते हैं। इन समानताओं में राज्यपाल दोनों सदनों में कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं। यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। वहाँ पे दोनों सदनों में से किसी भी सदन से मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो सकती है। लेकिन जब हम असमानताएं की तरफ देखते हैं, विचार करते हैं, तो दोनों सदनों में विभिन्न प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। विधानसभा प्रतिनिधि सदन है। जिसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। दोनों की असमानताओं में विधानसभा एक
अस्थाई सदन है जिसकी अवधि 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन विधान परिषद अस्थाई सदन होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसकी असमानताओं की चर्चा में राज्यपाल विधानसभा को निर्धारित अवधि मतलब 5 साल के पूर्व भी भंग कर सकते हैं, जबकि विधान परिषद को नहीं। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पुनर्स्थापित हो सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधान परिषद के प्रति नहीं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक निर्धारित है। इन तुलनाओं से समानताएं और असमानताओं को आपके समक्ष रखकर हम राज्य के विधानमंडल की तुलना किए, जिसमें इनके अधिकारों, इनके कार्यों का बोध होता है। राज्य विधानमंडल विभिन्न कार्यों को संपादित करता है, पर उसकी शक्तियां जो हैं वह असीमित नहीं है। हमारे संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर कई प्रकार के रोक लगाए गए हैं। जैसे अंतर्राज्यीय संबंधों को प्रभावित करने वाले विधेयक पर कोई भी राज्य विधानमंडल के द्वारा तब तक कानून नहीं बना सकता जब तक कि राष्ट्रपति के द्वारा उसे पूर्व से स्वीकृति प्राप्त न हो। कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित होने पर भी तब तक कानून नहीं बनते जब तक कि राष्ट्रपति उन्हें स्वीकृति न दे दे। आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल के अधिकार सीमित हो जाते हैं। संसद ही
राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति घोषणा द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियों को सीमित कर सकता है, कम कर सकता है। यदि किसी समवर्ती सूची पर किसी विषय पर राज्य विधानमंडल तथा संसद दोनों कानून बनाए तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं वह प्रभावी होते हैं। राज्य व्यवस्थापिका में हम उपयुक्त विश्लेषण के बाद यह कह सकते हैं कि विधानसभा को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। राज्य प्रशासन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विधानसभा के सीमा से अलग हो। साधारण विधेयक और धन विधेयक में विधानसभा की प्रमुख भूमिका होती है। विधान परिषद तो केवल सैद्धांतिक दिखावा है। अनुदान की मांगों पर मतदान केवल विधानसभा में ही हो सकता है। उपयुक्त विश्लेषण से हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वास्तविक शक्ति जो है वह विधान सभा को ही प्राप्त है। विधान परिषद केवल परामर्शदात्री संस्था के रूप में काम करती है। मुझे उम्मीद है कि राज्य व्यवस्थापिका पर आपके सारे विचार इस व्याख्यान से पूरे हुए होंगे। बहुत सारी शंकाएं आपके मन में उठने वाली दूर हुई होंगी। आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।